मेरे पति की मृत्यु को मुश्किल से 1 महीना बीता था जब मेरे ही बेटे ने मेरी पुश्तैनी दुकान पर अपना ताला लगा दिया और मुझे घर के एक छोटे कमरे में समेट दिया। उसे लगा मैं एक बेबस विधवा हूं, पर वो नहीं जानता था कि उसके पिता शतरंज के उस पुराने डिब्बे में उसके लिए क्या छोड़ गए थे। सुनने वाले दोस्तों, आप देश के जिस भी कोने से मेरी यह कहानी सुन रहे हैं, कृपया कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। इससे मुझे यह एहसास होता है कि इस भारी दुनिया में मैं और मेरा दुख अकेले नहीं है। मेरा नाम देवकी है और बनारस की पुरानी गलियों में हमारा एक पुश्तैनी मकान है। उसी मकान के बाहरी हिस्से में बनारसी साड़ियों की हमारी एक बहुत पुरानी दुकान है, जिसे मेरे पति कैलाश नाथ जी ने अपनी पूरी उम्र सींचा था। बाबूजी यानी मेरे पति पूरे मोहल्ले में अपनी ईमानदारी और उसूलों के लिए जाने जाते थे। उनकी मृत्यु कोई लंबी बीमारी का नतीजा नहीं थी। एक रात उनके सीने में दर्द उठा और अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो मेरा और इस घर का साथ छोड़ गए। उनके जाने के बाद घर में जो मातम पसरा, मुझे लगा वो कभी खत्म नहीं होगा। मैं अपने आंसुओं में डूबी रहती थी। मेरा बेटा मोहित और बहू निशा घर के बाहर का सारा काम संभाल रहे थे। मुझे लगा कि शायद भगवान ने मेरे जीवन साथी को छीन लिया, लेकिन कम से कम मुझे एक समझदार बेटा तो दिया है जो मेरे इस बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन सहानुभूति और दिखावे के रिश्ते अक्सर 13वीं के बाद अपनी असली रंगत दिखाने लगते हैं। कैलाश जी को गुजरे हुए अभी 27 दिन ही हुए थे। मैं सुबह की पूजा खत्म करके तुलसी में जल चढ़ाने आंगन में आई तो देखा कि बाहर दुकान के शटर पर एक बड़ा सा नया ताला लटक रहा है और हमारी पुरानी गद्दी को कुछ मजदूर बाहर निकाल रहे हैं। मेरी धड़कन रुक सी गई। मैं नंगे पैर ही बाहर भागी। मोहित वहीं खड़ा एक अजनबी आदमी के साथ कुछ कागजात देख रहा था। मोहित, यह सब क्या हो रहा है? तुमने बाबूजी की दुकान पर यह नया ताला क्यों लगा दिया और यह गद्दी बाहर क्यों फेंकी जा रही है? मेरी आवाज कांप रही थी। मोहित ने कागज से नजरें हटाई, मुझे देखा और बहुत ही ठंडे व्यापारिक लहजे में बोला, माँ आप अंदर जाएं, बाहर तमाशा मत कीजिए। यह दुकान अब नहीं खुलेगी। मैंने इस जगह को एक बड़े ठेकेदार के साथ मिलकर एक नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बदलने का फैसला किया है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में गर्म शीशा डाल दिया हो। बिना मुझसे पूछे, यह दुकान तुम्हारे बाबूजी की आखिरी निशानी है मोहित। बनारस के कितने बुनकरों का घर इस दुकान से चलता है, तुम इसे कैसे तोड़ सकते हो? तभी पीछे से मेरी बहू निशा बाहर आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खींच थी। माँ जी, अब आप इस उम्र में गल्ले पर बैठेंगी तो लोग क्या कहेंगे? जमाना बदल गया है। पुरानी साड़ियां बेचकर अब घर का खर्च नहीं चलता। मोहित जो कर रहे हैं हमारे और आपके भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। आपको क्या कमी है? ऊपर के छोटे कमरे में आराम कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। महीने के महीने घर आपका खर्चा हम ही देंगे। इसकी उसकी इस बात ने मेरे अंदर के दुख को एक झटके में शून्य कर दिया। भगवान का नाम लीजिए, खर्चा दे देंगे। उनके बात करने के तरीके में मुझे एक माँ की छवि नहीं बल्कि एक बोझ की छवि दिखाई दी। मैं समझ गई कि यह सिर्फ एक दुकान बंद करने की बात नहीं थी, यह मेरे अस्तित्व को इस घर से मिटाने की शुरुआत थी। मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप पलटकर अपने कमरे में आ गई। मुझे याद है कैलाश जी के अंतिम संस्कार के अगले ही दिन मोहित ने मुझसे अस्पताल के बिल और नगर निगम के मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर कई खाली कागजों पर हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लिए थे। मेरी आंखों में उस वक्त आंसू थे और दिल में बेटे पर अंधा विश्वास। आज वही विश्वास मेरा गला घोट रहा था। उस रात मैं सो नहीं पाई। बनारस की ठंडी हवा खिड़की से बाहर आ रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक भट्ठी जल रही थी। तभी मुझे कैलाश जी के आखिरी दिनों की एक बात याद आई। अस्पताल जाने से एक हफ्ते पहले जब उनकी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही थी, उन्होंने मुझे अपने पास बैठाया था। बाबूजी बनारस के मशहूर शतरंज खिलाड़ियों में गिने जाते थे। उनके पास सागौन की लकड़ी का एक बेहद पुराना और भारी शतरंज का डिब्बा था, जिसे वो जान से भी ज्यादा संभाल कर रखते थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बहुत धीमी आवाज में कहा था, देवकी, मुझे मोहित की आंखों में अपनापन कम और दुनियादारी का लालच ज्यादा दिखता है। अगर मेरे जाने के बाद कभी तुम्हें लगे कि यह घर और यह बेटा तुम्हारे हाथों से फिसल रहा है तो मेरे कमरे में रखे शतरंज के डिब्बे को याद रखना। शतरंज की आखिरी चाल अभी बाकी है। काले घोड़े के नीचे तुम्हारी आज़ादी और तुम्हारी ढाल छिपी है। उस वक्त मैंने उन्हें डांट दिया था कि वो कैसी मनहूस बातें कर रहे हैं। मोहित हमारा इकलौता खून है, वो ऐसा क्यों करेगा? लेकिन आज जब उसी खून ने मेरे माथे पर बेबसी लिख दी थी, मुझे बाबूजी का एक एक शब्द किसी भविष्यवाणी की तरह याद आ रहा था। रात के ठीक 2 बज रहे थे। घर में सन्नाटा था। मोहित और निशा अपने वातानुकूलित कमरे में गहरी नींद में थे। मैं दबे पांव अपने कमरे में से निकली और कैलाश जी के पुराने अध्ययन कक्ष स्टडी रूम की तरफ बढ़ी। उस कमरे की हवा
मैं आज भी उनकी चंदन की अगरबत्ती और पुरानी किताबों की महक थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कमरे की हल्की पीली बत्ती जलाई। सामने कोने में उस पुरानी तिपाई पर वह भारी शतरंज का डिब्बा रखा था। मैंने उस डिब्बे के ऊपर से धूल साफ की। मोहरे अपनी अपनी जगह पर सजे हुए थे। मेरा ध्यान सीधे काले घोड़े ब्लैक नाइट की तरफ गया। मैंने उसे उठाया। वह लकड़ी का मोहरा बाकी मोहरों से थोड़ा भारी लग रहा था। मैंने उसे ध्यान से देखा। उसके नीचे एक छोटा सा पेंच था। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने अपनी साड़ी के पल्लू से मोहरे को कसकर पकड़ा और उसे उल्टी दिशा में घुमाया। क्लिक की एक हल्की सी आवाज हुई और शतरंज के डब्बे का निचला हिस्सा, जो देखने में सिर्फ एक मोटी लकड़ी का आधार लगता था, थोड़ा सा बाहर खिसक आया। वह एक गुप्त दराज थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दराज को पूरा बाहर खींचा। अंदर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा था, जिस पर एक पीले रंग का मोटा लिफाफा और एक छोटी सी पुरानी ऑडियो कैसेट रखी थी। लिफाफे के ऊपर मेरी ही मातृभाषा में लिखा था, सिर्फ मेरी देविकी के लिए। मैंने कांपते हाथों से वह लिफाफा खोला। अंदर मेरे पति की जानी पहचानी लिखावट में एक लंबा पत्र था और उसके पीछे कुछ सरकारी स्टाम्प पेपर लगे हुए थे। मैंने पत्र पढ़ना शुरू किया। मेरी जीवन संगनी देवकी, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मेरा डर सच साबित हुआ और मैं तुम्हारे हक के लिए लड़ने के लिए तुम्हारे पास नहीं हूँ। देवकी, मैं जानता था कि मोहित पर सट्टेबाजी और शेयर बाजार का भारी कर्जा है। मैंने उसे कई बार रात के अंधेरे में जमीन के दलालों और बेईमान ठेकेदारों से बात करते सुना था। वो इस पुश्तैनी घर और दुकान को गिरवी रखकर या बेचकर अपना कर्जा चुकाना चाहता था। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे ही मानसिक रूप से कमजोर साबित करने की धमकी दी थी। मेरी आंखों से आंसू बहकर उस कागज पर गिर रहे थे। मेरे पति ने अकेले इतना बड़ा दर्द सहा और मुझे भनक तक नहीं लगने दी। मैंने आगे पढ़ा, देवकी, इस लिफाफे में जो कागज है वो इस घर और दुकान की असली और नई वसीयत है, जिसे मैंने अपने वकील नारायण भाई साहब के साथ मिलकर रजिस्टर्ड करवाया है। पुरानी वसीयत जो मोहित के पास है उसे मैंने कानूनी तौर पर रद्द कर दिया है। यह पूरी संपत्ति सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। मेरे जाने के बाद कोई भी तुम्हारे हस्ताक्षरों मजिस्ट्रेट के सामने तुम्हारी गवाही के बिना इस घर की एक ईंट भी नहीं बेच सकता। और यह ऑडियो कैसेट, उसमें मोहित और उस ठेकेदार की वो बातचीत रिकॉर्ड है जहां वो मेरी नकली वसीयत बनाने की साजिश रच रहे थे। देवकी, अब तुम्हें सिर्फ एक पत्नी और माँ नहीं बल्कि इस घर की मालकिन बनकर खड़ा होना होगा। रोना मत, मुझे तुम्हारी ताकत पर हमेशा से भरोसा था। मैंने वो पत्र सीने से लगा लिया। मेरे अंदर का सारा डर, सारी कमजोरी उस रात आंसुओं के साथ बह गई। एक माँ जब अपने बच्चे से हारती है तो वह टूट जाती है, लेकिन जब एक औरत को सच का हथियार मिल जाता है तो वह चट्टान बन जाती है। मैंने उसी वक्त उस कमरे का दरवाजा बंद किया और सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह के 8 बजते ही मैंने सबसे पहले नारायण भाई साहब वकील को उनके घर के नंबर पर फ़ोन किया। नारायण भाई साहब, मैं देवकी बोल रही हूँ। बाबूजी का शतरंज का डिब्बा खुल गया है। फ़ोन के उस पर एक पल का सन्नाटा रहा, फिर एक भारी और समझदार आवाज़ आई। मैं समझ गया भाभी जी, मैं बस इसी दिन का इंतजार कर रहा था। आप घर पर ही रहिए, मैं आधे घंटे में पुलिस और असली कागजात लेकर पहुंच रहा हूँ। सुबह के 10 बजे मोहित ने आंगन में कुर्सियां लगवा रखी थी। बाहर से वही ठेकेदार एक बड़े से ब्रीफ केस के साथ अंदर आया। मोहित और निशा दोनों उसकी खातिरदारी में लगे थे। आइए बिल्डर साहब, बस यहाँ एक सहमति पत्र MOU पर मेरे हस्ताक्षर होने हैं और कल से आप दुकान का हिस्सा तुड़वाकर निर्माण शुरू कर सकते हैं, मोहित ने अपनी पेन निकालते हुए कहा। तभी मैंने अपने कमरे से बाहर कदम रखा। मेरे चेहरे पर घूंघट नहीं था, आंखों में कोई नमी नहीं थी। निर्माण तो दूर की बात है मोहित, इस घर की एक मुट्ठी मिट्टी भी तुम्हारी मर्जी से यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। मेरी आवाज पूरे आंगन में गूंज गई। मोहित ने झल्ला कर मेरी तरफ देखा। माँ, आप यहाँ बीच में क्या तमाशा कर रही हैं? आपको कहा था ना कि आप ऊपर के कमरे में जाइए, मेहमान बैठे हैं, हमारी इज्जत का तो ख्याल रखिए। इज्जत? मैंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। जिस बेटे ने अपनी माँ से धोखे से खाली कागजों पर अंगूठे लगवाए हों, वो मुझे इज्जत का पाठ पढ़ा रहा है। तमाशा तुमने शुरू किया है मोहित, लेकिन इसे खत्म मैं करूंगी। तभी दरवाजे से नारायण भाई साहब ने 2 पुलिस वालों के साथ घर में प्रवेश किया। उन्हें देखकर ठेकेदार के चेहरे का रंग उड़ गया। मोहित सकपका गया। नारायण अंकल, आप यहाँ पुलिस लेकर क्यों आए हैं? यह हमारा पारिवारिक मामला है। नारायण भाई साहब ने अपने थैले से वह लाल रंग की फाइल निकाली जो मैंने रात को देखी थी। पारिवारिक मामला नहीं मोहित, यह धोखाधड़ी का मामला है, नारायण जी ने कड़क आवाज में कहा। तुम जिस वसीयत के दम पर इस ठेकेदार को जमीन बेच रहे हो, वो तुम्हारे पिता ने अपने मरने से 2 महीने पहले ही रद्द कर दी थी। यह रही असली और आखिरी रजिस्टर्ड वसीयत। इस पूरे घर और दुकान की इकलौती मालकिन देवकी जी है और देवकी जी के पास तुम्हारी और इस ठेकेदार की वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें तुम दोनों जाली हस्ताक्षर की साजिश रच रहे हो। ठेकेदार ने जैसे ही रिकॉर्डिंग की बात सुनी, वो अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसने पलट कर मोहित का कॉलर पकड़ लिया। तूने मुझसे झूठ बोला, तूने कहा था कि बुढ़िया को कुछ नहीं पता और पूरी प्रॉपर्टी तेरे नाम है। मेरे 20 लाख रुपए जो मैंने एडवांस दिए हैं अभी के अभी वापस कर, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुलिस ने बीच बचाव किया और ठेकेदार को वहां से भगाया।
आंगन में अब सिर्फ सन्नाटा था। मोहित के हाथ से पेन छूट गिर चुका था। निशा जो कुछ देर पहले मुझे आश्रम भेजने की योजना बना रही थी, अब पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। मोहित घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। वह अब उसी आवाज में रो रहा था जो बचपन में खिलौना टूटने पर निकालता था। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझ पर शेयर बाजार का बहुत बड़ा कर्जा है। लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं डर गया था। मैं उसके पास गई। मैंने उसके सिर पर हाथ नहीं रखा। मैंने बहुत शांत स्वर में कहा, डर और लालच में फर्क होता है मोहित। तुमने मुझे अपनी माँ नहीं बल्कि एक कमजोर सीढ़ी समझा, जिसे रौंद कर तुम अपना कर्जा चुका सको। बाबूजी ने तुम्हें प्यार जरूर किया था, लेकिन अंधा प्यार नहीं। उन्होंने मुझे सच की ढाल दी है। तो क्या अब आप मुझे पुलिस के हवाले कर देंगी? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं एक माँ हूं मोहित। मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगी, लेकिन मैं अब तुम्हारी शिकार भी नहीं बनूंगी। मैंने एक एक शब्द को पत्थर की लकीर की तरह कहा। आज के बाद इस घर और दुकान के सारे फैसले मैं करूंगी। मेरे बैंक खाते, मेरी दुकान की चाबी सब मेरे पास रहेंगे। तुम दुकान पर बैठोगे, लेकिन मालिक बनकर नहीं, मेरे कर्मचारी बनकर। और तुम्हारी हर महीने की जो तनख्वाह होगी, उससे तुम अपना वो कर्जा चुकाओगे। अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं है तो दरवाजा खुला है, तुम अपनी पत्नी के साथ इस घर से जा सकते हो। मोहित के पास कोई विकल्प नहीं था। उसकी सारी चालाकियां उसी के बुरे जाल में फंस चुकी थी। उसने सिर झुका लिया। यह मेरी जीत नहीं थी, यह उस सच की जीत थी जो मेरे पति उस शतरंज के डिब्बे में छोड़ गए थे। आज जब मैं सुबह उठकर खुद अपनी पुश्तैनी दुकान का शटर उठाती हूँ और गद्दी पर बैठती हूँ, तो बनारस के वही पुराने बुनकर मुझे इज्जत से सलाम करते हैं। मुझे अब यह डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग हमेशा कमजोर की पीठ पीछे हंसते हैं और मजबूत के सामने सिर झुकाते हैं। मैंने माफ करना सीखा है, लेकिन अपनी सीमाओं को टूटने देना नहीं। दोस्तों, बदले और न्याय में बहुत बड़ा फर्क होता है। बदला घर को बर्बाद कर देता है, लेकिन न्याय उस घर को एक नई और मजबूत बुनियाद देता है। अगर आपको भी लगता है कि हर बुजुर्ग माता पिता को अपनी संपत्ति और अपने हक के लिए ऐसी ही मजबूत सीमा खींचनी चाहिए, तो कमेंट में सच की जीत जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार वालों के साथ साझा करें। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही सच्ची और जमीनी कहानियां मैं, विवेक वर्मा, आपके लिए लाता रहूंगा।